हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है सिख साम्राज्य का उदय। तो सिख साम्राज्य का उदय पढ़ने से पहले हमें ये चीज देखना होगी कि सिख साम्राज्य का, सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई। क्या ऐसी स्थिति थी जो सिख धर्म की स्थापना हुई, कई धर्म उभर कर आए, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसमें सिख धर्म की स्थापना हुई, और उसमें सिख धर्म में 10 गुरुओं का आना हुआ। उन सारे गुरुओं से रिलेटेड जो मुख्य तथ्य हैं, उन सारी चीजों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। तो आज हम ये देखेंगे सिख धर्म के जब आपके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया था। तो आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, जो अपने मृत्यु से पहले ये क्या करते हैं, ताकि गुरुओं के पद के लिए आपस में क्या ना हो, युद्ध ना हो, मतभेद ना बने, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो गुरु का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। उसको किसे बना दिया था, तो अगला गुरु उन्होंने गुरुवाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहब को ही अगला गुरु बना दिया था और गुरु के पद का समाप्त कर दिया गया था। तो आपके वो 10वें गुरु थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इस चीज को समझने के लिए, सिख साम्राज्य के उदय को समझने के लिए कुछ थोड़ी सी चीजें हम पुरानी देखेंगे। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, किसके द्वारा मरवा दिया जाता है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, तो 1760 में हो जाती है। इनको किसके द्वारा मरवा दिया जाता है, तो पठान गुल खां के द्वारा इनको मृत्यु के घाट उतरवा दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो एक संघर्ष सा बना हुआ था मुगलों और सिखों के बीच में, वो संघर्ष क्या हो जाता है, एक खत्म सा हो जाता है, जिसमें पठान जो होता है, ये पठान गुल खां ये नहीं चाहता था कि जो संघर्ष है वो कम हो जाए। तो इसने गुस्से में आकर क्या कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब मर चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, 1708 में इसने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु करवा दी। किसने मरवा दिया, तो पठान गुल खां के द्वारा इनको मरवा दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बंदा बहादुर। तो एक बंदा बहादुर शख्स है, वो आता है, वो क्या करता है, सिख साम्राज्य के सुरक्षा के लिए आता है, आगे निकलकर सेनापति की तरह एक सिख साम्राज्य की बढ़ाता है। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, बंदा बहादुर करता है। अब हमें कुछ चीजें बंदा बहादुर के बारे में जानना है। तो बंदा बहादुर कौन था, गुरु गोविंद सिंह का क्या था, एक प्रिय शिष्य था। क्यों भाई, गुरु है, उनके कुछ शिष्य भी होंगे, जिसमें प्रिय शिष्य कौन था, बंदा बहादुर था। और बंदा बहादुर के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स, इनके बेसिक चीजें जानने चाहें तो जान सकते हैं। जैसे कि इनका प्रारंभिक नाम क्या था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इनका बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम कह सकते हैं, लक्ष्मण सिंह इनका नाम था। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो पुंछ जिले 1670 में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करें इनके पिताजी की बात करें तो रामदेव भारद्वाज जी इनके पिताजी थे। ये क्या थे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था, बख्श सिंह के नाम से जाना जाता। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा बख्श सिंह किसे कहा जाता था, तो लक्ष्मण सिंह को कहा जाता था, जिसे बाद में बंदा बहादुर के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे स्वयं को, ये क्या कहा करता था, ये स्वयं को गुरु गोविंद सिंह का, यानी गुरु का अपने आप को बंदा कहा करता था कि हम गुरु के बंदे हैं। इस वजह से आगे चल के इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बंदा बहादुर के नाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चीज देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बख्श सिंह नाम दिया गया था, बख्श सिंह के नाम से कहा जाता था। और ये खुद को क्या कहता था, स्वयं को ये क्या कहा करता था, गुरु का बंदा पुकारा करता था, गुरु का बंदा कहा करता था। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बंदा बहादुर सिंह आगे आता है और सिख साम्राज्य को बचाने की कोशिश करता है। और उसी सिख साम्राज्य के बचाने में अगर हम देखें, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी, अब इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि अगला गुरु तो बन नहीं सकता, गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया था, तो उस साम्राज्य को, उस धर्म को बचाने का काम कौन करता है, स्थायित्व देने का, तो ये करना शुरू करता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो पंजाब में सिख साम्राज्य के स्थापित करने का इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य की बात करें तो पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित करना था, जो पूरी तरह से स्थायित्व देने का काम करना चाहता था। अगर हम इसकी बात करें तो इसने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसने और क्या काम किए थे, तो सिख
इसने क्या किए थे, सिक्के चलाए थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के कुछ सिक्के चलवाए थे। तो इसने क्या किसके नाम के चलाए थे, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। अगला हम पॉइंट देखेंगे तो सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवा दी थी। अब सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे, मुगल के सरहिंद एक स्थान था, तो वहां के जो मुगल फौजदार थे वो कौन थे, वजीर खां थे। तो इनकी क्या करवाता है, बंदा बहादुर सिंह इनकी मृत्यु करवा देता है। अब ऐसा काम क्यों करता है, क्योंकि ये सरहिंद का जो मुगल फौजदार वजीर खां है, ये वही वजीर खां है जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे होते हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को दीवार के पीछे चुनवा देता है। ये वही वजीर खां था। किसके बेटे, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे होते हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। इनको क्या करता है, दीवार के पीछे चुनवा देता है। तो जब बंदा बहादुर सिंह आता है, जब अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा होता है, तो ये क्या करता है, जो सरहिंद के मुगल फौजदार है उससे बदला लेता है और मुगल फौजदार से क्या करता है, वजीर खां को हत्या करवा देता है। ठीक है, आगे और भी ये क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हैं गुरु मरवा दिए गए थे, तेग बहादुर को मरवा दिया गया, जहांगीर के द्वारा गुरु को मरवा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा गुरु को मरवा दिया गया। तो ये क्या था, इसके अंदर एक आक्रोश सा था जो क्या करेगा, मुगलों से बदला लेना चाहता था और अपने साथ ही साथ अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, अपने सिख धर्म के को बढ़ाना चाहता था। तो ये क्या होता है, इसने क्या किया, शादरा में कत्लगड़ी विख्यात है। तो शादरा में कत्लगड़ी के नाम से विख्यात है। क्यों विख्यात है, तो इसमें कत्लगड़ी के नाम से शादरा क्यों विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर कत्लगड़ी किस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि शादरा में इसने, जहां पर बंदा बहादुर ने मुगलों के हजारों मुगल सैनिकों को क्या करवा दिया था, मौत के घाट उतरवा दिया था। इसने मौत के घाट उतार दिया था। तो याद रखेंगे, शादरा को कत्लगड़ी के नाम से क्यों विख्यात किया गया था, क्यों विख्यात है, वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि जहां पर क्या किया था, बंदा बहादुर सिंह ने मुगल जो सैनिक थे उनको हजारों की तादाद में वहां पर मरवा दिया था। तो इसलिए शादरा को कत्लगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अगला पॉइंट हम देखेंगे, मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने क्या किया। अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवाई बंदा बहादुर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद शादरा में कत्लगड़ी, मुगलों के हजारों सैनिकों की तादाद में उन्हें क्या करवा दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो क्या होगा, जो मुगल सम्राट उस समय था, औरंगजेब की तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी 1707 में। 1708 में आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो मुगल सम्राट उस समय फर्रुखशियर, बाद में फर्रुखशियर, इसके समय में कौन होता है, बंदा बहादुर सिंह के समय तो फर्रुखशियर होता है मुगल सम्राट। और वो क्या करता है, फर्रुखशियर द्वारा बंदा बहादुर को, क्योंकि उसके सैनिकों को ये मरवा रहा है, मुगलों के सैनिकों को मरवा रहा है और ये मुगल सम्राट है उस समय, तो ये क्या करेगा, फर्रुखशियर द्वारा बंदा बहादुर सिंह को नांगल एक स्थान है जहां पर क्या कर दिया, इसको मौत के घाट उतरवा दिया। तो आप कहानी समझ गए होंगे, क्या होता है, लक्ष्मण सिंह जो आपका बंदा बहादुर सिंह के नाम से जाना गया, क्यों जाना गया, क्योंकि ये गुरु को अपना गुरु का खुद को बंदा कहा करता था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, इसने राजधानी किसे बना दी, लोहगढ़ को बनाई। इसने सिक्के चलवाए, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवाए। फिर हमने देखा कि शादरा में कत्लगड़ी विख्यात है। किस लिए विख्यात है, क्योंकि वहां पे मुगल सैनिकों की मृत्यु करवा दी। फिर हमने क्या देखा कि मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा, क्योंकि ये किसको, मुगल सैनिकों को मरवा रहा है, तो फर्रुखशियर के द्वारा क्या करते हैं, बंदा बहादुर सिंह को मरवा दिया जाता है। ठीक है, अब बंदा बहादुर सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब हम आगे देखेंगे तो 1716 में बंदा बहादुर सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, बंदा बहादुर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जो इनका सिख साम्राज्य होता है वो क्या करता है, सिख छोटे छोटे दलों में विभक्त हो जाते हैं। बंदा बहादुर सिंह के जो आता है बाद में, आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंदा बहादुर सिंह उसको अच्छे एक साम्राज्य की तरह, एक सही तरह से वो कर रहा था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो सिख साम्राज्य होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे भागों में, इस तरह से छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। ये क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रशासन में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाता है, छोटे छोटे दलों में विभक्त हो जाता है। फिर क्या होता है, 1748 में नवाब कर्पूर सिंह के द्वारा क्या होता है, इन जो छोटे छोटे दल हैं, इनको मिलाकर क्या कर दिया जाता है, एक खालसा दल की स्थापना की जाती है।
खालसा दल की स्थापना की जाती है और इन दलों को, जो दल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए थे। जो बंदा बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख के धर्म के जो सिख जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बट गया था। और जब 1748 में नवाब कर्पूर सिंह के द्वारा ये छोटे छोटे जो दल हैं इनको मिलाकर क्या कर दिया जाता है, खालसा दल की स्थापना की जाती है। अब आगे हम पॉइंट देखेंगे। दल खालसा को कर्पूर सिंह के बाद में क्या होता है, दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा जाता है। कौन से दल को, खालसा दल को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा जाता है। जो बाद में क्या होता है, यही जो दल होता है दल खालसा, जो बाद में क्या होता है 12 दलों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे फिर कितने भागों में विभक्त हो जाएगा, ये एक पूरा दल था दल खालसा और ये छोटे छोटे 12 दलों में विभक्त हो जाता है। ये इस तरह से दलों में विभक्त हो जाता है। इन दलों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन दलों को मिस्ल के नाम से जाना जाता है। ये दल किस नाम से जाने जाएंगे, मिस्ल के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें एक मिस्ल क्या होगी, इस तरह से मिस्ल होगी, कोई आलूवालिया होगी, सुकर चुकिया होगी, आपकी कई होगी। तो उसमें जो मेन है, जो मुख्य है, आपको याद रखना 12 दल होंगे, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, सुकर चुकिया। तो सुकर चुकिया एक क्या थी, मिस्ल थी। मिस्ल का अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है समान। मिस्ल का अर्थ क्या होता है, मिस्ल का अर्थ होता है समान, ठीक है। और मिस्ल शब्द क्या है, तो अरबी भाषा का शब्द है। तो एक मिस्ल में क्या होता है, कई मिस्लों में टूट जाता है, 12 दलों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से एक प्रमुख मिस्ल होती है। वो कौन सी मिस्ल होती है, तो सुकर चुकिया नाम की एक मिस्ल होती है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, चरत सिंह होते हैं, जो सुकर चुकिया को एक अच्छा, एक सही स्थान दिलाने में बहुत कारगर होते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, सुकर चुकिया। अब सुकर चुकिया के जो चरत सिंह है वो कौन है, तो महाराजा रणजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। सिख साम्राज्य को एक बड़ा रूप प्रदान करने वाले कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह थे। सिख दल जो साम्राज्य था उसको स्थायित्व सही रूप से देने वाले कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह थे। अब महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने देखा था ये छोटे छोटे भागों में टूट गई, उसमें एक मिस्ल थी सुकर चुकिया। सुकर चुकिया के संस्थापक कौन थे, चरत सिंह। चरत सिंह, ठीक है। अब हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे। अगर हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है, 1780 में हुआ है। कहां पर हुआ था, तो महासिंह के यहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करें 1798 में क्या बनते हैं, ये लाहौर के शासक बन जाते हैं। अगर हम देखें तो जो महाराजा रणजीत सिंह है वो इनके क्या है, चरत सिंह के पोते हैं, ये इनके दादा हैं, ठीक है। सुकर चुकिया जो संस्थापक जो थे वो चरत सिंह थे और इन्होंने क्या किया था, इनका जो पोता था वो आगे चल के बहुत ही अत्यंत महत्वाकांक्षी निपुण शासक के रूप में उभर कर कौन आएगा, महाराजा रणजीत सिंह को ये मौका मिलेगा और ये बहुत ही अच्छे से अपने धर्म को, अपने साम्राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से ये फैलाएंगे और अपने स्थायित्व प्रदान करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बेसिक चीजें हम जान रहे हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1780 में हुआ था। इनके कहाँ हुआ था, तो महासिंह के यहाँ हुआ था, यानी महासिंह इनके पिताजी थे। उसके बाद हमने बात करी 1798 में क्या हुआ, लाहौर के शासक बन जाते हैं। और क्या होता है, 1798 में लाहौर के शासक बनते हैं। 1809 में क्या होता है, एक अमृतसर की संधि करना होती है। अमृतसर की संधि होती है, किसके किसके बीच होती है, ये पहले हम देख लेते हैं। चार्ल्स मेडरफॉक और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। आप देख रहे हैं चार्ल्स मेडरफॉक ये अंग्रेजों से हैं और महाराजा रणजीत सिंह सिख धर्म से हैं, सिख साम्राज्य से हैं। इन लोगों के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होती है। अब इस संधि के तहत क्या होता है, पहले हम ये चीज देख लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस संधि के तहत क्या होता है, सतलज नदी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। पहले हम एक बार नक्शे में, मैप में देख लेते हैं। हमारा ये इस तरह से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे बंगाल को जीत लिया था। यहाँ पे हम चीजें समझ रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने किस तरह से क्या करा, बंगाल पर अधिकार कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है,
बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बंगाल पर अधिकार किया, इधर क्या करा, फिर कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर मराठा साम्राज्य था उस पर भी अधिकार कर लिया था। अब ये क्या चाहते थे, बड़ी शक्ति किसकी उभर कर आ रही थी, सिख साम्राज्य की एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर कर आ रही थी। क्योंकि क्या होता है, आप जानेंगे मराठाओं की क्या होता है, मराठाओं और उनके बीच में मराठाओं और जो नादिर शाह के बीच में जो युद्ध होता है, उसमें पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, मराठा हार जाते हैं, जिससे उनकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जब इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह को अपने साम्राज्य को फैलाने में मदद मिलती है या फायदा होता है। क्योंकि आप जानते हैं मराठा इधर बढ़ रहे थे और इधर सिख साम्राज्य पंजाब वाला एरिया था। मराठा बढ़ पाते, इससे पहले ही ये क्या थे, इनसे हार चुके थे। किससे हार चुके थे, तो आप जानते हैं नादिर शाह से ये लोग हार गए थे और इनकी शक्ति क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो ऐसे में फायदा किसको होता है, महाराजा रणजीत सिंह को होता है, और ये अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। तो ये अपने राज्य को फैला रहे होते हैं और इधर अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, बहुत तेजी के साथ बंगाल पर अधिकार, कर्नाटक पर, और फिर जाके मराठाओं पर अधिकार। तो इनकी नजर अब किस पे जाती है, सिख साम्राज्य पे, जो एक बड़ा साम्राज्य उभर कर आ रहा होता है, उस पर उनकी नजर जाती है। तो क्या होता है, क्योंकि अभी अंग्रेज क्या करते थे, इनसे अभी लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 1809 में अमृतसर की संधि करते हैं। तो इस संधि के तहत क्या होता है, ये जो संधि होती है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें छोटा है तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम देखें तो सतलज नदी का जो एरिया इधर वाला है, तो सतलज नदी का जो एरिया इधर है, इधर ये लोग अंग्रेज अपना राज्य करेंगे, और जो इधर का एरिया है, ये इन लोगों ने क्या किया था, इस संधि के तहत सतलज नदी को सीमा बना दिया था कि सिख जो साम्राज्य है वो इस नदी के इधर रहेगा, यानी पश्चिम वाला भाग सिखों के अंडर में रहेगा और पूर्वी भाग किसके अंडर में रहेगा, तो अंग्रेजों के अंडर में रहेगा। सिख साम्राज्य इधर नहीं फैलाएंगे और अंग्रेज इधर साइड नहीं जाएंगे। इस संधि के तहत क्या होता है, सतलज नदी एक सीमा का कार्य करती है, जिसमें अंग्रेज जो है वो इधर साइड रहेंगे, यानी पूर्वी भाग इनका अंग्रेजों का रहेगा, और पश्चिम भाग की बात करें तो सिखों के अंडर में रहेगा। ठीक है, आगे हम कुछ और चीजें देखेंगे। 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हम और इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम आंग्ल सिख आंग्ल युद्ध पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से वो सिख साम्राज्य पर भी अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।